हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एजिटेशंस, बहुत सारे रेबिलियंस देखे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने सूरत सॉल्ट एजिटेशन देखा, अहम रिवोल्ट देखा, वहाबी मूवमेंट देखा, कूका मूवमेंट देखा, पैका मूवमेंट देखा, बहुत सारे मूवमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं। और अब चैप्टर 6 का ये लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम मेनली ट्राइबल मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, ट्राइबल रेबिलियंस को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पीजेंट मूवमेंट को देख चुके हैं, सिविलियन अपराइजिंग को भी देख चुके हैं। ये सारी बातें कब हो रही है? ये सारी बातें प्री 1857 हो रही है। 1857 के बाद भी बहुत सारी अपराइजिंग हुई थी, वो हम 1857 के बाद पढ़ेंगे। प्री 1857 अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और उसके बाद हम पोस्ट 1857 देखेंगे। आप देखना किस तरीके से रीजंस बदल रहे हैं। एक और बात, जो भी एस्पिरेंट नए जुड़े हैं वो यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, जो ये टॉपिक है चैप्टर 6, इसको किस तरीके से पढ़ें। एक तो इनका टाइम पीरियड मोटा मोटा याद रखो, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद रखनी है। आपको ऐसे अंदाजा होना चाहिए 1830s में हो रहा है या 1840s में हो रहा है, एक तो ये। दूसरा, आपको रीजन पता होना चाहिए किस रीजन में हो रहा है। मैं अभी एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जिसके अंदर मैप वाइज चैप्टर 6 को मैं बताना चाहूंगी। चैप्टर 6 का पूरा मैप बनाऊंगी कि कहाँ पे कौन सी अपराइजिंग हुई है। तीसरी, आपको इसकी वजह पता होनी चाहिए, इनके रीजन पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगी। मैं कम्युनिटी सेक्शन में अभी जस्ट इस वीडियो के बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कम्युनिटी सेक्शन के अंदर, जहां पे मैं किस तरीके से चैप्टर 6 से क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। और आपको इसके अंदर और क्या याद रखना है कि किसकी लीडरशिप में, किसकी, कौन किंग था, मतलब इस युद्ध को आगे कौन बढ़ा रहा था, मेन लीडर कौन था इन युद्ध के लिए। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। एक तो टाइम पीरियड क्या है, दूसरा किस क्षेत्र में हो रही है, तीसरी वजह क्या है, पॉलिटिकल रीजन था, इकोनॉमिक रीजन था, सोशल रीजन था, और चौथा, उसको रूल कौन कर रहा है, इस पूरे रेबल का चीफ कौन है। ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम अपना सेशन बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं। देखो, ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ रहे हैं। ट्राइबल मूवमेंट आपको पता है फॉरेस्ट लैंड से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। ट्राइब्स लोगों की तीन ही जरूरत है, जल, जंगल और जमीन। कहीं ना कहीं जो आप नक्सली मूवमेंट पढ़ते हो, ये भी इन तीन चीजों से जुड़ी हुई है, जल, जंगल और जमीन। ये ट्राइबल लोग जो भी थे, ये फॉरेस्ट लैंड के अंदर अपने तरीके से जी रहे थे। इनका एक चीफ होता था और बाकी सारी ट्राइब्स जो होती थी, जो पर्टिकुलर उस ट्राइब के लोग होते थे, इस चीफ के रूल मान के अपनी जिंदगी को चला रहे थे। फॉरेस्ट से सामान इकट्ठा करते थे और उन्हीं की ही मार्केटिंग करके अपनी जिंदगी चला रहे थे। तो अब होता क्या है, इन एरिया के अंदर जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होने लगता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की इसी समय में टिम्बर के लिए भी जरूरत बढ़ती है। आप देख पाओगे 1853 रेलवे का समय चल रहा है, रेलवे को प्रमोट कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी टिम्बर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक तो रेलवे के लिए, दूसरा क्या किया जाता था, भारत से टिम्बर को एक्सपोर्ट किया जाने लगा था और उधर चाइना की तरफ से दूसरा सामान मंगवाने लगे थे और हम अपना टिम्बर चाइना को भी देने लगे थे। तो यानी ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, हमारे जंगल से ये टिम्बर काट के बेचते थे, उनका व्यापार करते थे। और क्या करते थे, जितने भी माइनर और मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, इन ट्राइब लोगों से बहुत सस्ते दाम पे खरीदते थे और फिर इनको दूसरे लोगों को तेज भाव पे बेच देते थे। पहली चीज क्या थी, टिम्बर। दूसरी चीज क्या थी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रॉब्लम की। तीसरी चीज क्या थी कि जो भी ये ट्राइब लोग होते हैं, ये कल्चरल रिच लोग होते हैं, इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आते हैं, यानी जब आउटसाइडर यहाँ पे आते हैं, तो ये उनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उनको अपने तरीके से जीने के अंदर कुछ बाधाएं महसूस होने लगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस महसूस होने लगी, तो ट्राइब लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए। चौथी वजह क्या थी, अंग्रेजों ने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है और इसमें आप लोग नहीं आ सकते, हम ही आएंगे, या कुछ मनी लैंडर्स को परमिशन दे दी कि आप ही लोग यहाँ पे आओगे। तो जिससे क्या हुआ, जो ये ट्राइबल लोग जो अपनी पुश्तैनी जमीन समझते थे, मतलब इनके एंसेस्टर्स जो इन फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते थे, अब इन ट्राइबल लोगों को उस लैंड से बर्खास्त किया जा रहा है। तो जब ना तो इनका प्रोड्यूस रहा, यानी इनकी लाइवलीहुड को चोट लगी, दूसरा इनके कल्चरल और जो रिचुअल्स होते थे उनके साथ छेड़छाड़ होने लगी, तीसरा जो इनकी जमीन होती थी उसी को ही रिजर्व लैंड घोषित कर दिया और इन ट्राइब को इन्हीं की ही जगह से बाहर निकाल के फेंक दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
ये कुछ मेन वजह थी ट्राइबल रिवोल्ट्स की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ साथ जमींदार साथ साथ मनी लेंडर के खिलाफ इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट हो जाता है और ये बहुत सारे रिवोल्ट्स कर देते हैं। इनमें से कुछ रिवोल्ट बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, जैसे भील रिवोल्ट हम पढ़ेंगे बहुत बड़े लेवल पे हुआ, संथाल रिवोल्ट हम पढ़ेंगे बहुत बड़े लेवल पे हुआ। अब इसी का ही पूरा क्रक्स आपके स्पेक्ट्रम के अंदर दिया हुआ है। ब्रिटिश रूल आने की वजह से ट्राइबल मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट, मिलिटेंट और वायलेंट हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। हुआ क्या था, जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं इनको दो टुकड़ों में बांट दिया। एक को कहा है मेनलैंड और एक को नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन अलग बांट दिया। मेनलैंड के अंदर आप देखोगे मेनली लड़ाई लैंड की वजह से हो रही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे मेनली लड़ाई लैंड या एग्रेरियन रीजन नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी जो भी पूरा भारत है, जितनी भी ट्राइब्स लड़ाई कर रही थी वो लैंड एज वेल एज एग्रेरियन रीजन से कर रही थी। कृषि से रिलेटेड कहीं ना कहीं उनका मैटर है। नॉर्थ ईस्ट वाली जितनी भी ट्राइब है ये किस वजह से लड़ेंगी, ये कल्चरल रीजन की वजह से लड़ेंगी। आप देखोगे बहुत सारे रिवोल्ट हम पढ़ेंगे, ये लैंड या एग्रेरियन इशू से नहीं लड़ रहे, ये कल्चरल के अंदर इंटरफेयर होने की वजह से लड़ रहे हैं, ये अपने राइट्स की वजह से लड़ रहे हैं, ये अपने किंग के बदलने की वजह से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से कैटेगराइज किया है, एक तो मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट और एक फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट। फ्रंटियर वाले को नॉर्थ ईस्टर्न कहा है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले को क्या कहा है, फ्रंटियर, ठीक है। और मेनलैंड वाले को क्या कहा है, नॉन फ्रंटियर। इसको याद रखोगे, ठीक है। दो तरीके से स्पेक्ट्रम अलग अलग कर देती है। आप देखोगे मेनलैंड वालों का रीजन एग्रीकल्चर है, ठीक है। ट्राइबल की वजह से, ट्राइबल्स जो लोग हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से अपनी लैंड को खो देते हैं और नॉन ट्राइबल जो है वो इनके एरिया में आने लग जाते हैं। ये लोग फॉरेन पीपल को क्या नाम कहते थे, डीकू नाम देते थे, ये डीकू, ठीक है, डीकू नाम देते थे। जो फॉरेनर लोग आते थे, मतलब जो नॉन ट्राइबल लोग होते थे, उनको ये डीकू नाम देते थे। जब क्लास 8th की हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पूरा बिरसा मुंडा का पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पे आपको ये डीकू के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता लगेगी। ये लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके क्या कहा कि आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करोगे, इनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे रोक लगा दी, ठीक है। फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। इनके टिम्बर यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आप लोग ग्रेजिंग नहीं करोगे, ठीक है। तो इतनी सारी इन लोगों के ऊपर रोक टोक लगा रहे हैं बाहर से आने वाले लोग, तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा तो आएगा ही। अब अगर ये बात नहीं मानते हैं तो पुलिस इनको एक्सप्लॉइट कर रही है, ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मनी लेंडर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो सब इनके लिए आउटसाइडर्स थे। इनके कस्टम के साथ, इनके ट्रेडिशंस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, इनके जनरल लॉज बदल दिए। तो ये सब चीजें ट्राइबल रिवोल्ट का कारण बनती है, ठीक है। कॉलोनियलिज्म के बढ़ने के साथ ही इनके दो मकसद थे जो ये ब्रिटिशर्स लोग आए थे, एक तो क्रिश्चियनिटी फैलाना और दूसरा इनका आने का मकसद क्या था, ट्रेड करना। क्रिश्चियनिटी और ट्रेड तो कर ही रहे थे, साथ में इनके साथ ये क्रिश्चियन मिशनरीज भी आते हैं। आप देखोगे 1813 के लॉ के बाद, जो 1813 का लॉ बनता है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो बनता है 1813 के अंदर, चार्टर एक्ट जो बनता है 1813 का, उसके अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज को भी भारत में आने की परमिशन दे दी जाती है। और ये क्रिश्चियन मिशनरीज आके इनके ट्रेडिशनल कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये मिशनरीज अपने ही एलियन रूल को फैलाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को गुस्सा आ रहा है, रिसेंटेड फील कर रहे हैं वो, ठीक है। जो ये ट्राइब्स है जो नॉर्थ ईस्टर्न की है, उनकी वजह डिफरेंट है नॉन फ्रंटियर से। नॉन फ्रंटियर किसको कह रहे हैं, मेनलैंड। मेनलैंड में कौन कौन आ गए, आपके नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। ये बात कर रही हूं मैं नॉर्थ ईस्टर्न वालों की। यहां पे है नॉर्थ ईस्टर्न यानी फ्रंटियर, बाकी पूरा जो देश बनना वो है नॉन फ्रंटियर। फॉर वन थिंग, द ट्राइब्स विच शेयर ट्राइबल एंड कल्चरल लिंक्स with countries across the border did not concern themselves much with the nationalist struggle। जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले थे, या मैं कहूँ मेनलैंड वाले भी थे, ये नेशनलिस्ट स्ट्रगल के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इनके अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं है। ये किस लिए लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं कि कैसे ना कैसे इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाले और हम यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरह रहना चाहते हैं। इन लोगों की रीजन, नॉर्थ ईस्ट वालों का रीजन एग्रीकल्चर से नहीं जुड़ा हुआ, लैंड से नहीं जुड़ा हुआ, एग्रेरियन नहीं है इनका रीजन। इनका रीजन क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या कल्चरल राइट्स इनके जब वायलेट होते हैं, जब कल्चरल राइट्स से छेड़छाड़ होती है, तब नॉर्थ ईस्ट वाले ट्राइब अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करते हैं, ठीक है। ये आपको वजह समझ आ गई होगी मेनलैंड ट्राइबल्स की और नॉन मेनलैंड यानी नॉन जो फ्रंटियर ट्राइबल है नॉर्थ ईस्ट वाले, उनके बीच में। दूसरी वजह क्या थी, दूसरा डिफरेंस देखिए मेनलैंड और
नॉर्थ ईस्ट वालों में दूसरा डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस क्या है, पहले भी बताया मैंने, जो नॉर्थ वाले हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड थे, अग्रेरियन थे, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वो नॉट फॉरेस्ट बेस्ड थे, ना ही अग्रेरियन थे। इनको क्या था, इनको अपने कल्चर से छेड़छाड़ होती जब दिखी तब इनको गुस्सा आया। तीसरा, जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट है, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले हैं, ब्रिटिश बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। डीसेंस्क्रिटाइजेशन मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड अमंग द फ्रंटियर ट्राइबल। क्या होता है, देखो डीसेंस्क्रिटाइजेशन और सेंस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, सोशियोलॉजी के बच्चे समझते होंगे। सेंस्क्रिटाइजेशन क्या होता है एस्पिरेंट्स, क्या होता है, एक अपर कास्ट लोअर कास्ट को जब डोमिनेट करने लगती है, अपर कास्ट लोअर कास्ट को जब डोमिनेट करने लगती है, उसको कहा जाता है सेंस्क्रिटाइजेशन। और डीसेंस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, इसका बिल्कुल रिवर्स कर दो। डीसेंस्क्रिटाइजेशन ये होता है कि जब लोअर कास्ट अपने रूल रेगुलेशन इंपोज कर रहे हैं अपर कास्ट पे, तो ये यहाँ पे कास्टिज्म की ज्यादा दिक्कत थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कास्टिज्म का रिवोल्ट ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। यानी जो लोअर कास्ट के लोग हैं अब वो चाहते हैं कि हम इन अपर कास्ट वालों को हटाएं और कंप्लीट इंडिपेंडेंस खुद में ले लें, ठीक है। अपने महाराजा के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे ये लोग, सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने राजा के अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपर कास्ट से बिलोंग कर रहा है और लोअर कास्ट की ट्राइब्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब चीजें जो है ट्राइबल रिवोल्ट से जुड़ी है। अब इन ट्राइबल रिवोल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, फीचर क्या थे। जितनी भी ये ट्राइबल अपराइजिंग हुई है ये एक समय में नहीं हुई, अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे हो रही है। ट्राइबल आइडेंटिटी या मैं कहूँ एथनिक टाइज, ये क्या चाहते हैं, ये आउटसाइडर को अलाउ ही नहीं करना चाहते, ये सभी आउटसाइडर्स को अपने एनिमी की तरह देख रहे हैं, ठीक है। ये अपने मैनुअल लेबर से यानी अपने प्रोफेशन से, सोशली और इकोनॉमिक जितनी भी लड़ाइयाँ ट्राइब के अंदर होती है, ट्राइबल रिवोल्ट जितने भी होते हैं, अपने प्रोफेशन से छेड़छाड़ होने पे हो रही है, अपने विलेज के अंदर कुछ रूल्स बदलने की वजह से हो रही है, अपनी कल्चरल टाइज बदलने से हो रही है, ठीक है। मनी लैंडर के खिलाफ लड़ रहे हैं ये लोग, ट्रेडर के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनके फॉरेस्ट लैंड में आके इनके ही राइट्स को बदलना चाह रहे हैं। दूसरा कॉमन कॉज क्या था सभी के रिजेंटमेंट का, फॉरेन गवर्नमेंट। सब लोग ही फॉरेन गवर्नमेंट से परेशान थे, यानी सब लोग ही अंग्रेजों से परेशान थे, ये इनकी लड़ाई का एक कॉमन कॉज था। फिर क्या था, इनके कोई भी आप ट्राइबल रिवोल्ट ले लो, हर ट्राइबल रिवोल्ट में एक मसीहा की तरह, एक भगवान की तरह, एक मसीहा की तरह एक व्यक्ति यानी एक चीफ उभरेगा, और ये चीफ फिर लोगों को एनकरेज कर रहा है, या मैं कह रही हूँ लोगों को उकसा रहा है कि हम लोगों को इनकी परेशानियां से सफ़र नहीं होना है, हमको इनके जितने भी रूल्स हैं जो हमको परेशान कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। मतलब कि हर ट्राइबल मूवमेंट में आप देखोगे एक व्यक्ति मसीहा की तरह आएगा और लोगों को एनकरेज करेगा कि किस तरीके से आउटसाइडर से हमको लड़ना है, ठीक है। और एक और मेन कॉज ट्राइबल अपराइजिंग के अंदर ये रहा है, इन सभी ट्राइबल अपराइजिंग के अंदर आउटडेटेड आर्म्स रहे हैं, मतलब इन लोगों के पास रहे हैं आउटडेटेड आर्म्स, ठीक है। और ब्रिटिश मिलिट्री के पास कौन से रहे हैं, ब्रिटिश मिलिट्री के पास रहे हैं मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल वेपन्स। तो ये सब लोग क्या करते हैं, आउटडेटेड आर्म वर्सेस मॉडर्निटी की लड़ाई भी ट्राइबल रिवोल्ट में आप देखोगे, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है ट्राइबल के वो देख लिया, ट्राइब्स को दो भागों में बांट दिया, एक तो मेनलैंड वाला ट्राइब, एक नॉर्थ ईस्ट वाला ट्राइब। मेनलैंड वाले ट्राइब की रीजन क्या है, लैंड, फॉरेस्ट और एग्रेरियन। नॉर्थ ईस्ट वालों के आप देखोगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस और कल्चरल इश्यूज ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट वालों में। और कॉमन कॉज क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सभी लोग फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, सभी लोग मनी लैंडर और ट्रेडर से परेशान है, सभी लोगों के बीच में यानी जितनी भी रिवोल्ट्स हैं ट्राइबल, सभी के बीच में एक मसीहा की तरह एक व्यक्ति उभर के आएगा। और नेक्स्ट क्या है, आउटडेटेड आर्म्स सभी ट्राइबल अपराइजिंग में आप देखोगे, जिनको ब्रिटिश मिलिट्री के मॉडर्न आर्म्स के साथ लड़ना है, ठीक है। यहां तक आपको बातें समझ आ गई। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ट्राइबल अपराइजिंग हुई है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हुई है। सबसे पहले पहाड़िया रीजन देखते हैं। पहाड़िया रीजन क्या है, राजमहल हिल। राजमहल हिल के पास ये बातें हो रही है, मैं इसमें मैप डालना भूल गई। राजमहल हिल्स नियर छोटा नागपुर प्लेट्यू, नियर छोटा नागपुर प्लेट्यू। आप मुझे सुन रहे हैं, अभी सर्च कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप में, छोटा नागपुर प्लेट्यू राजमहल हिल्स कहाँ है। आपको याद रखना है पहाड़िया रिबेलियन बहुत फेमस था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन है, इस समय गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग। और ये वही समय है जब साथ में सन्यासी और फकीर रेबेलियन चल रहा है बंगाल के अंदर, ये वही साइमल्टेनियस टाइम है।
और इस समय कलेक्टर कौन है यहाँ पे, यानी राजमहल हिल के कलेक्टर कौन है, अगस्टस स्टीवलैंड, ठीक है। और यहाँ पे एक लीडर की तरह कौन उभर के आएंगे, टीका मांझी। ये लीडर है और फॉरेस्ट एरिया के अंदर रह रहे हैं। अब ये अपने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, 1778 का वक्त है ये अपने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे ही इस रीजन पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर चलने लगता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलने लगता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अपनी लैंड को एक्सटेंड करना चाहती है, अपने लैंड को एक्सपेंशन करना चाहती है। अब लैंड एक्सपेंशन में क्या होता है, इनके जो फॉरेस्ट थे वो भी आते हैं, तो ब्रिटिशर्स लोग इनकी फॉरेस्ट के अंदर, इनकी टेरिटरी के अंदर एंट्री लेते हैं, और जिसकी वजह से ये सब लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब लोग परेशान हो जाते हैं कि और ये अपनी टेरिटरी को क्या नाम देते थे, दामनी कोल एरिया। क्या नाम दे रहे हैं, दामनी कोल एरिया अपनी टेरिटरी को नाम दे रहे हैं, ठीक है। जो इनका पर्टिकुलर एरिया होता था ना, जो जिस टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे, ये उस टेरिटरी को नाम देते थे दामनी कोल, ठीक है। ये पहाड़िया अपराइजिंग थी जो हमने देखा, आपको याद रखना है 1778 के पास की बात है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास की बात है, राजमहल हिल की बात हो रही है, ठीक है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, इसी समय सन्यासी रिवोल्ट भी चल रहा है बंगाल का। कलेक्टर कौन है, अगस्टस स्टीवलैंड। और ये अगस्टस स्टीवलैंड क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी अलग से फार्मिंग पॉलिसी लगा देते हैं, बहुत सारे लैंड के एक्सपेंशंस के ऑर्डर दे देते हैं एरिया के अंदर, जिससे टीका मांझी नाम के एक लीडर उभर के आते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे थे और लैंड एक्सपेंशन को रोकना चाहेंगे, ठीक है। बाद में टीका मांझी को भागलपुर के अंदर फांसी दे दी जाती है, इनको मार दिया जाता है और ये पहाड़िया रेबन पूरे का पूरा शांत हो जाता है। आप देखोगे इस पहाड़िया रेबल में पहाड़िया लोगों को हटा के यहाँ पे संथाल्स को बिठाया जाता है। किसको बिठाया जाता है, संथाल्स को बिठाया जाता है। जब संथाल रिबेलियन हम पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि इन संथाल्स के साथ क्या किया जाता है। याद रखना, पहाड़िया रेबेलियन के अंदर यहाँ से लोगों को हटा के संथाल को बिठा दिया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चोर अपराइजिंग। ये कब हो रहा है, 1770s के अंदर हो रहा है, बंगाल रीजन में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पूरा राज होगा। और इस अपराइजिंग को जंगल महल अपराइजिंग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो चुआर है ये एक डेरोगेटरी वर्ड है, इसका मतलब है पिग, तो किसी की भावना आहत ना हो, इसलिए चुआर अपराइजिंग को जंगल महल अपराइजिंग भी कह रहे हैं। ये बंकुरा डिस्ट्रिक्ट और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फैला था और इसकी वजह क्या थी, लैंड रेवेन्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस लोगों में फैलने लगा था। पहले तो ये अपराइजिंग 1766 से 1772 में चलती है, फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, लेकिन फिर से 1795 से 1860 के अंदर ये जो लड़ाई है ये चलती है। जो चुआर्स थे ये मनभूम और बाराभूम नाम की हिल्स के अंदर फेमस थे, मतलब इनका पूरा राज चलता था यहाँ पे, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे ही इनके जो लैंड के टैक्स हैं वो बढ़ाए जाते हैं, इनके बीच में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फील करते हैं ये कि हम लोगों को आर्थिक रूप से दबा दिया है अंग्रेजों ने। तो इन्हीं के बीच का एक व्यक्ति जिसका नाम था जगन्नाथ सिंह, जो जमींदार था, ब्रिटिशर्स लोग इसकी जमींदारी ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो जगन्नाथ सिंह है ये बहुत सारे चुआर्स लोगों के साथ मिलके कंपनी के खिलाफ बिगुल बजा देता है। 1771 में जो चुआर सरदार है श्याम गंजन ऑफ दडका या सुबला सिंह, बहुत सारे लोग थे, देखो बहुत सारे चुआर सरदार थे, बहुत सारे लोग थे जो इस जगन्नाथ सिंह के साथ खड़े हैं। आपको सभी के नाम याद नहीं रखने हैं, आपको याद रखना है इकोनॉमिक रीजन है, पहली चीज इकोनॉमिक रीजन है, ठीक है। एरिया कौन सा है, इकोनॉमिक रीजन है। रीजन कौन सा है भाई, एरिया कौन सा है, ये बंगाल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, ठीक है। बंगाल के अंदर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तीसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, लीडर्स बहुत सारे हैं लेकिन एक फेमस नाम कौन सा है, जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह कौन है, जमींदार है, इससे अंग्रेजों ने इसकी जमींदारी ले ली थी, यानी इकोनॉमिक रीजन है यहाँ पे, ठीक है। बात याद हो रही है। चुआर जो है, चुआर अपराइजिंग को और किस नाम से जाना है, जंगल महल अपराइजिंग के नाम से जाना जा रहा है। महल क्यों, क्योंकि नियर राजमहल ही ये काम हो रहा है, ठीक है। और जंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चुआर जो है एक डेरोगेटरी वर्ड है। इसके बाद इसी के ही अंदर मैंने कहा बहुत सारे चुआर लोग इसके अंदर इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक मेन जो चेहरा निकल के आता है वो है दुर्जन सिंह। ये भी कौन है, चुआर चीफ है। 1798 में
दुर्जन सिंह जो जमींदार है रायपुर का, ये इससे भी इसकी जमींदारी ले ली जाती है, ठीक है। और इस रीजन के अंदर दुर्जन सिंह जो है ये लीड करता है, यानी बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बवाल मचा देता है। बहुत सारे और लीडर भी इसके साथ देते हैं, जैसे मधब सिंह थे, ठीक है, बाराभूम थे, राजा मोहन सिंह है जो जमींदार हैं जुरिया के, लक्ष्मण सिंह है डुलमा के। ये ज्यादा जमींदारी लोग जो थे ना, जो जमींदार लोग थे, वो ज्यादा लोग मिले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने को। क्यों? क्योंकि इनसे इनके जमींदारी राइट लिए जा रहे हैं, इनको डिस्ट्रेस फील हो रहा है, इन लोगों को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है कि आप लोग कैसे भी करके हमको इतना रेवेन्यू दो। अब ये नीचे वाले लोगों से इतना रेवेन्यू ले नहीं पाते हैं, और जितना थोड़ा बहुत इकट्ठा करते थे सारा रेवेन्यू इनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती है। तो इस वजह से ये जितने भी जमींदार लोग हैं आसपास के, दुर्जन सिंह हुए या मधाब सिंह हुए या राजा मोहन सिंह हुए, ये जितने भी जमींदार लोग हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई कर देते हैं। आपको इतने नाम याद नहीं करने, क्या 4 चीजें याद करनी है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कोल म्यूटिनी की बारी आती है जो 1831 में आता है। यहाँ पे मेन चेहरा कौन रहेगा आप देखोगे, बूधो भगत जो है यहाँ पे मेन चेहरा रहेगा, यानी लीडर के रूप में बूधो भगत रहेगा। इसकी अध्यक्षता के अंदर, या मैं कहूँ इसकी अगुवाही में पूरी कोल म्यूटिनी होती है। ये भी कहाँ हो रही है? ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर हो रही है, जो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मनभूम, इन सब रीजन को कवर कर लेता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेन रीजन है यहाँ पे। 1831 में ट्रबल स्टार्ट होती है, जब क्या होता है, कोल एक ट्राइब है, कोल लोगों से जमीन छीन के किनको दे दी जाती है, हिंदू, सिख, मुस्लिम फार्मर को दे दी जाती है, या मनी लैंडर्स को दे दी जाती है, जो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव है और बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस की डिमांड कर रहे हैं। अब ब्रिटिश जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज इतनी बुरी तरीके से इन ट्रेडिशनल्स को प्रभावित कर रही है कि कोल्स के सोशल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और इकोनॉमिक चेंजेस तो देखने को ही मिलते हैं, और साथ में इनकी लैंड भी किसको दे दी जाती है, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, इनको दे दी जाती है। मनी लेंडर इनको और ज्यादा दबा रहे हैं कि हम लोगों से आप लोग उधार ले लो, इतना इतना ब्याज दे देना। अब वो ब्याज पूरा होता नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों में डिस्ट्रेस बढ़ता जाता था, और इस वजह से ये कोल म्यूटिनी पूरी होती है। रीजन कौन सा है भाई, समय कौन सा है, 1831। रीजन कौन सा है, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है। मेन लीडर कौन है यहाँ, बूधो भगत। कौन है, बूधो भगत। रीजन क्या है यहाँ पे, मेनली इकोनॉमिक रीजन भी है और सोशल रीजन भी है, सोशल चेंजेस भी आते हैं और इकोनॉमिक चेंजेस भी आते हैं। इसके बाद हो और मुंडा अपराइजिंग, दोनों अलग अलग है, एक ट्राइब हो है और एक है मुंडा। मेनली इसके अंदर बिरसा मुंडा आने के बाद मुंडा अपराइजिंग तेजी से आगे बढ़ती है। देखो, हो ट्राइबल को किसने ऑर्गेनाइज किया था, राजा ऑफ पराहाट, इसने हो ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। ये अपने ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, जो सिंहभूम के अंदर, सिंहभूम रीजन के अंदर ये पूरा हो ट्राइबल हुआ था। 1827 तक ये चलता है, 1820 में शुरू होता है, 1827 तक ये चलता है। इसके अंदर क्या हुआ था, बाद में 1831 में क्या होता है, और भी बहुत सारे मुंडा लोग जो थे, मुंडा ट्राइब जो छोटा नागपुर की थी, वो भी इनके साथ मिल जाते हैं। दिक्कत क्या थी यहाँ पे, वही सेम फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी, हाई टैक्सेस, रेवेन्यू पॉलिसी बदल जाती है, जमींदारी सिस्टम आ जाता है, और बहुत सारे बंगाली लोग इनके एरिया के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। ये कौन बंगाली है, ये मनी लैंडर है, ठीक है, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चमचे हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके थ्रू इस हो ट्राइब को बदलना चाहती है, इनके एरिया के अंदर घुस जाती है, ठीक है। बाद में क्या होता है, हो और मुंडा एक हो गए। बाद में क्या होता है, 1899 यानी 1899 से 1900 में जो रांची के मुंडाज लोग हैं, बिरसा मुंडा के अंडर इस रेबल को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, और ये जो एक रेबल है ये बहुत बड़े रिवोल्ट का रूप ले लेता है। बिरसा मुंडा को आप क्लास 8 में पढ़ना, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वहाँ पे। बिरसा मुंडा शुरू से ही कुछ इस तरीके के काम में नहीं फंसना चाहता था, ये बच्चा था और अपने पिताजी को देखता था ये सब करते हुए। उस समय इसने देख लिया था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, बहुत कम उम्र के अंदर ही इसने अगुवाई कर दी थी सबको, और लोग इसको भगवान मानने लगे थे कि ये तो एक ऐसा भगवान आ गया है हमारे लिए कि हमारी सब समस्याओं को खत्म कर देता है। और बाद में इसकी 27 साल की उम्र में, लगभग 25 से 27 साल की उम्र में कोलेरा से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये बिरसा मुंडा फिर आगे फ्यूडल्स के अगेंस्ट, जमींदारी टेन्योर्स के अगेंस्ट, मनी लेंडर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट
आवाज उठाते हैं आसपास की कम्युनिटी के साथ मिलके। ब्रिटिश आर्म ने इन लोगों को दबाने की कोशिश की, बिरसा को कैप्चर कर लिया था, जेल में भी डाल दिया था और फिर इनकी कोलेरा से डेथ हो जाती है। इसके बाद हम संथाल रेबेलियन को पढ़ते हैं। संथाल रेबेलियन को पहाड़िया रेबेलियन से जोड़िए। मैंने आपको बताया था पहाड़िया लोगों को राजमहल हिल से निकाल के संथाल को बिठा दिया है, और देखो ये वही राजमहल आ गया। ये वही राजमहल हिल है जहां पे कभी पहाड़िया लोगों ने रेबेल किया था 80 साल पहले। अब यहाँ पे कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। इनको मुर्मू नाम से भी जाना जाता है, मुर्मू ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है संथाल ट्राइब को। ठीक है, मनी लेंडर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये संथाल लोग कौन है? सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं, यानी कुकून को रियर करते हैं। जब बहुत सारे फॉरेनर्स यानी बहुत सारे डीकू इनके एरिया में आ जाते हैं तो वो इनके राइट्स को इनसे लेने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं? जिन क्षेत्र में ये कुकून की रियरिंग कर रहे थे, सिल्क की रियरिंग करते थे, उन क्षेत्रों को रिजर्व घोषित कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसकी वजह से इनका लाइवलीहुड प्रभावित हुआ, साथ साथ में इनका कल्चर प्रभावित हुआ, साथ साथ में इनका जो चीफ होता था, जो इनका एक किंग होता था, ट्राइब, हर ट्राइब का एक होता है ना कि कबीले का प्रमुख कौन है, जो कबीला का प्रमुख होता था उसके रूल्स भी नहीं चल रहे हैं, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गया है। तो इस वजह से ये सारे लोग क्या करते हैं? रिवोल्ट कर देते हैं। रिवोल्ट के अंडर मेन फेस कौन होते हैं? सीधू और कान्हू, ये दो भाई होते हैं। ये पूरे संथाल रेबेलियन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस रेबेल को सप्रेस तो कर दिया जाता है 1856 में, लेकिन आप देखोगे ये रेबेल इतना तेजी से और इतना उग्र होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट साइन की और इन लोगों से कॉन्सिलिएशन किया कि ठीक है, संथाल परगना नाम से एक लैंड हम लोग आप लोगों को दे देंगे। ये लैंड को हम नाम देंगे संथाल परगना, और इसके अंदर सिर्फ संथाल लोग ही रहेंगे, और ये संथाल लोगों की लैंड को किसी आउटसाइडर को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संथाल रेबेलियन बहुत तेजी से बढ़ा था। और आप देख रहे हो 1856 का समय है, 1857 में रिवोल्ट हो ही जाता है। तो ये अंग्रेजों ने ये निश्चय कर लिया था कि इनको तो लैंड देनी ही पड़ेगी, वरना ये नहीं मानेंगे। तो संथाल परगना नाम की लैंड दे दी जाती है संथाल लोगों को कि आपकी लैंड किसी आउटसाइडर को नहीं दी जाएगी। ठीक है, समझ गए? और यही वो समय है जब वो एनफील्ड तैयार की जाती है। हम जब 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ देखेंगे कि कारतूस जो है वो पिग फैट से बने हुए हैं या काउ फैट से बने हुए हैं, मुंह से छीलना पड़ता है उन बंदूकों की गोलियों को। वो था ना, ये बंदूकें यहीं चली है, क्योंकि ये छोटे छोटे रिबेल्स इतने ज़्यादा होने लगे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग तरीके के वेपन्स चाहिए थे इनको सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसको आगे फिर हम रिलेट करेंगे। इसके बाद खोंड अपराइजिंग को पढ़ते हैं, जो 1837 से 1856 तक चलती है। कहाँ के रीजन की बात हो रही है? खोंड हिली ट्रैक्ट है ओडिशा का। ओडिशा से विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, इन सब रीजन के अंदर ये फैलता है। यहाँ पे मेन व्यक्ति कौन है? चक्रा बिसोई, एक यंग राजा है, खोंड ट्राइब को लीड करता है, यानी उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी नए नए टैक्सेस लगते हैं, जमींदारी सिस्टम की एंट्री होती है, रेवेन्यू पॉलिसीज बदलती है, और इस वजह से ये खोंड लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो बिगुल बजाते हैं। बाद में 1914 में एक और खोंड रेबेलियन होगा। अब वहां पे वो टैक्सेस की वजह से नहीं लड़ेंगे 1914 में, वो किस वजह से लड़ेंगे कि हमको अपनी ऑटोनोमस गवर्नमेंट बनानी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालो, इसलिए लड़ेंगे। पहले वो न्यू टैक्सेस की वजह से जमींदारी सिस्टम से लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में 1914 में जब ये खोंड लोग लड़ाई करेंगे तब ये अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कोया रिवोल्ट। ये गोदावरी ट्रैक्ट के अंदर लड़ाई होगी, यानी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ ये पूरा रीजन है। यहाँ पे चीफ का नाम क्या है? खोंडा सारा। चीफ का नाम क्या है? खोंडा सारा। और साथ में एक और चीफ आप देखोगे, ये खोंडा सारा कब कब लड़ाई करता है? 1803, 40, 45, 58, 61 और 62। लेकिन 1879 और 80 में एक और व्यक्ति जिसका नाम है तोमा सोरा, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई करता है। किस वजह से? ये किस वजह से परेशान है? मनी लेंडर से परेशान है और पुलिस के बिहेवियर से परेशान है। ठीक है, साथ में इनके कस्टम्स को, यानी इनके कस्टमरी राइट्स को इनसे छीन लिया जाता है। फॉरेस्ट लैंड के अंदर जो इनके कस्टमरी राइट्स थे, जो इनके रिचुअल्स थे, उनको बदलने की कोशिश की जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो इस वजह से ये टोमा सारा के अंडर रह के पूरा कोया रिवोल्ट होती है। टोमा सारा की डेथ के बाद ये जो रेबेल था वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। उसके बाद 1886 में राजा अनंतय्यर ये इस
कोया रिवोल्ट को आगे लेके जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी भी डेथ हो जाती है। तो कोया रिवोल्ट कहाँ हो रहा है? ओडिशा के रीजन में हो रहा है। एक तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश तक फैल गया है। यहाँ रीजन क्या था? कस्टम, क्या था? कल्चर, ठीक है। यहाँ इकोनॉमिक रीजन नहीं है, यहाँ कस्टम और कल्चर रीजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम भील रिवोल्ट पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1818 से 1846 के बीच में हो रहा है, और ये देखो आप महाराष्ट्र वाले रीजन में हो रहा है ना, यानी वेस्टर्न इंडिया के अंदर हो रहा है। और इसी समय पे कोल्हापुर और सावंतवाड़ी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी इसी समय पे हो रहे हैं। भील वेस्टर्न घाट्स के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। और माउंटेन पासिस पे इनका कब्जा है, जो डेक्कन, नॉर्थ और डेक्कन के बीच में माउंटेन पासिस होते थे, भील लोग वहां पे रहते थे। भील एक जनजाति है। इन लोगों को 1817 और 19 में फेमाइन को फेस करना पड़ा, यानी यहाँ पे अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ गया, ऊपर से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस यहाँ पे फैल जाता है। ये भील लोग 1825 में, 1831 में, 1846 में रिवोल्ट करते हैं अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ। और बाद में एक रिफॉर्मर गोविंद गुरु नाम का, वो राजस्थान से है। ये भील, जो राजस्थान के भील हैं, उन लोगों की मदद करते हैं गोविंद गुरु, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई करते हैं। यहाँ पे जो मेन लीडर आप देखोगे, सेवाराम जी यहाँ पे मेन लीडर हैं भील रिवोल्ट के लिए। और अगर राजस्थान के अंदर जो भील कम्युनिटी है, उनको लीड किसने किया था? गोविंद गुरु नाम के व्यक्ति ने उनको लीड किया है, गोविंद गुरु। लेकिन जो वेस्टर्न घाट वाले भील लोग हैं, उनको लीड किया है सेवाराम ने, ठीक है। तो ये किस लिए लड़ रहे हैं? ये इकोनॉमिक रीजन की वजह से लड़ रहे हैं, ये मिस गवर्नमेंट की वजह से लड़ रहे हैं, ठीक है। इनका कोई कल्चरल रीजन नहीं है, इकोनॉमिक रीजन है। भील रिवोल्ट 1818 से 1846। उसके बाद कोली राइजिंग को हम पढ़ेंगे। ये भी भील के आसपास वाला रीजन है, ठीक है, नेबरहुड है भील के ही। जब भील रिवोल्ट उठता है तो कोली जो ट्राइब है, इनको भी ये लगता है कि हमको भी कंपनी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी, जब मराठास का राज चला जाता है, मराठास के राज के अंडर इनको कहीं ना कहीं नौकरी, कहीं ना कहीं इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन जैसे ही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना जाना बढ़ जाता है और उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज, उन लोगों की पॉलिसी चलती है, तो इन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है, यानी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फेस करना पड़ता है, और ऊपर से इतना ज़्यादा टैक्स इनको देना था। तो कोली लोग भी भील के साथ साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। ये भी वेस्टर्न इंडिया की बातें हो रही है। इसके बाद रामोसी राइजिंग की बात करते हैं, ठीक है। रामोसी एक हिली ट्राइब है वेस्टर्न घाट की। 1822 में ये लड़ाई होती है। सतारा रीजन की बातें हो रही है। आप देखोगे छत्रपति शिवाजी मेनली सतारा के अंदर ही बैठते थे। छत्रपति शिवाजी जो मेन इनके लोग थे, ठीक है, मराठा जो चीफ थे, ये सतारा में ही बैठते थे। अब होता क्या है एस्पिरेंट्स, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो मराठा लोग हैं, उनमें जो रूलर बनता है वो प्रताप सिंह को बना दिया जाता है। ये प्रताप सिंह कौन है? शिवाजी ही के ही वंश से एक व्यक्ति है प्रताप सिंह। इसको पपेट रूलर बना दिया जाता है। रूलर से प्रॉब्लम नहीं थी मराठा लोगों को, लेकिन जो लोकल मराठा लोग थे, उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी कि हमारा राजा प्रताप सिंह, और ये पपेट रूलर क्यों बना रहे हो आप? प्रताप सिंह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑर्डर से क्यों चला रही है? ये बातें लोकल मराठा को समझ नहीं आती है। मतलब वो अंग्रेजों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। इस पूरी लड़ाई के अंदर अगुवाही कौन करेगा? चित्तूर सिंह। 1822 में चित्तूर सिंह सतारा के बहुत बड़े एरिया को प्लंडर करता है, लूटपाट करता है, ठीक है। अब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जाने की वजह से वहां के लोगों का लाइवलीहुड खत्म हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट उनको फेस करनी पड़ती है, और ऊपर से उनका राजा कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग उनको काम करना है। और इस वजह से चित्तूर सिंह परेशान होकर वहां पे बहुत ज्यादा लूटपाट करता है। साथ में 1825-26 में उमाजी नायक पूना के और बापू त्रियंबक जी सावंत, ये सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और ये सारी पूरी लड़ाई को रामोसी राइजिंग का नाम दिया है। आपको एक तो टाइम पीरियड याद रखना है 1822 का, एरिया याद करना है, मराठा का रीजन चल रहा है, वेस्टर्न इंडिया की बातें हैं। चित्तूर सिंह, उमाजी नायक, बापू त्रियंबक जी, ये मेन लीडर है। किस लिए लड़ रहे हैं? पॉलिटिकल रीजन की वजह से लड़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन क्या था कि हमारा राजा प्रताप सिंह ये तो ठीक है, लेकिन आप इसको पपेट रूलर क्यों बना रहे हो? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है हमारे राजा को ऑर्डर देने वाले? ठीक है, तो रामोसी राइजिंग इस वजह से होती है।
नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल मूवमेंट को पढ़ लेते हैं। खासी अपराइजिंग होती है। अब देखो क्या होता है, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप एक मैप देखो, ये ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सिलहिट तक, मतलब ये पूरी ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सिलहिट तक एक रोड बनाने लगते हैं, एक सड़क बनाने लगते हैं, एक लिंक बनाने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे टिम्बर का व्यापार करना है, ये सड़क बनाने लगते हैं। अब इस रोड को बनाने के चक्कर में बहुत सारे आउटसाइडर्स इस एरिया के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मनी लैंडर्स भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी आते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी आते हैं, बहुत सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी आते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ की जो ट्राइब रहती थी, उस ट्राइब को अपना कल्चरल हेरिटेज समाप्त होता दिखा। बहुत सारे बंगाली लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो अपना कल्चरल हेरिटेज जब इनको खत्म होता दिखा, तो यहाँ की रीजन की जो ट्राइब्स हैं, जैसे गारो, जयंतिया, ठीक है, खासी, गारो, खमपत्सी और ये सिंगपोस, ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं खुद को। और किसके अंडर ऑर्गेनाइज होते हैं? तीरथ सिंह। यहाँ पे मेन लीडर कौन है? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह इनका चीफ बनता है, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या साथ साथ में जो बंगाली लोग या मनी लैंडर लोग आए थे यहाँ पे सड़क बनाने, उसके खिलाफ आवाज उठा देते हैं, यानी स्ट्रेंजर्स के खिलाफ लड़ाई अपनी जारी कर देते हैं। ठीक है, 1833 में यानी 1833 में इंग्लिश मिलिट्री फोर्स इस पूरी अपराइजिंग को सप्रेस कर देती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंगपोस रेबिलियन क्या था? ये रेबिलियन असम के अंदर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की बातें हो रही है, असम में हो रहा है, 1830 का समय चल रहा है, असम रीजन है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ बहुत सारे और छोटे छोटे रिवोल्ट्स भी चल रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 1839 में जब ये सिंगपोज लोग अपने कल्चरल राइट्स के खराब होने की वजह से, या मैं कहूँ अपनी इंडिपेंडेंस के लॉस्ट होने की वजह से जब रिवोल्ट करते हैं, उस रिवोल्ट में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की डेथ हो जाती है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके खिलाफ इनके खिलाफ एक्शन लेती है। बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है ये रेबेलियन। तो सिंगपोज जो ट्राइब थी वहां की, उसका एक लीडर चीफ निरंग फिडू, ये अपराइजिंग स्टार्ट करता है 1843 में। और इस पूरी लड़ाई में बहुत सारे ब्रिटिश गैरिसन को आग लगा दी जाती है, बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ भी हो जाती है, बहुत सारे इंग्लिश सोल्जर्स की भी डेथ होती है। तो ये इस तरीके से पूरा सिंगपोज रेबिलियन के नाम से फेमस होता है। यहाँ पे भी आप वजह देख रहे हो, अग्रेरियन लैंड, कृषि ऐसा कुछ भी नहीं है, टैक्सेस ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी वजह क्या है कि जो आसपास के रीजन के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसी को ही लेके ये वाला रेबिल खड़ा हुआ था। खासी अपराइजिंग किस लिए हो रहा है? सड़क बनाने वाला विवाद था, याद रखना इसको। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है सेपॉय म्यूटिनी की। देखो आप लोग याद रखें, सेपॉय म्यूटिनी क्या होता है? सेपॉय म्यूटिनी या रिवोल्ट में क्या फर्क है? रिवोल्ट लोग जो करेंगे वो लोकल लोग करेंगे, और अपने लोकल हेरिटेज कल्चर के डिस्टर्ब होने की वजह से कर रहे हैं। जो सेपॉय म्यूटिनी होती है, ये अपने जो भी इनका चीफ होता है उनके ऑर्डर ना मानने की वजह से होता है। सेपॉय म्यूटिनी अपने चीफ यानी जो इनका ऑफिसर है, उन ऑफिसर के ऑर्डर्स ना मानने की वजह से सेपॉय म्यूटिनी होता है। ठीक है, दोनों में फर्क है। 1857 एक ग्रेट रिवोल्ट जिसको सेपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। कॉजेज क्या थे सेपॉय म्यूटिनी के? यानी आर्मी के अंदर ऐसा क्या हो रहा था, फौज के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि इतना बड़ा रिजेंटमेंट आ जाता है कि 1857 की इतनी बड़े लेवल की क्रांति हो जाती है। कॉजेज देखो, सबसे पहला तो फौज जो थी उनको पेमेंट और प्रमोशन नहीं मिलता था। दूसरा, सेपॉयज के साथ यानी फौजियों के साथ जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार, मिस ट्रीटमेंट किया जाता था। फिर इनको बहुत रिमोट एरिया के अंदर भेजा जाता था, और जिसके इनको अलाउंसेस भी नहीं मिलते थे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलता था। फिर रिलीजियस ऑब्जेक्शंस कि हाई कास्ट हिंदू को छोटी कास्ट के सोल्जर्स के साथ रखने लग गए थे, जिससे कास्ट की प्रॉब्लम भी यहाँ पे फैल गई थी। फिर क्या होता है, यहाँ पे सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक तीनों तरीके के ग्रीवेंसेस सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर भी हो रही थी। आप देखोगे मेन रीजन अवध के जो लोग थे, अवध के अंदर जो 1857 की क्रांति है ना, वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। या मैं कहूँ जैसे ये वो रीजन है जहाँ पे मेन हब रहा है 1857 का। क्या होता था, जितने भी सोल्जर्स जो इनकी आर्मी में काम करते थे, ये सोल्जर्स के जो पेरेंट्स थे, ये कहीं ना कहीं अग्रेरियन फैमिली से बिलोंग करते थे।
ठीक है, यानी कृषि से बिलोंग करते थे। अब ये सोल्जर जो आर्मी में काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स को ये ब्रिटिश लोग इतने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सोल्जर्स में अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए गुस्सा भरता जाता है, जहर इनके मन में भरता जाता है कि किस तरीके से इन ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से हमारे पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो सिविल पॉपुलेशन के अंदर जो रिजेंटमेंट था, कहीं ना कहीं उसका लिंक भी इस सेपॉय म्यूटिनी से था। डिटेल में मैं आपको 1857 के रिवोल्ट में बताऊंगी ये सारी बातें। और क्या हो रहा था, जो अपर कास्ट के सेपॉयज थे, उन लोगों के रिलीजियस बिलीफ पे चोट पहुंच रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। कैसे? जैसे जो सिख जितने भी सोल्जर थे, उनकी टर्बन को, उनकी पगड़ी को रिप्लेस करके उनको कहा गया कि आपको लेदर का कोकेड पहनना होगा। ठीक है, वेल्लोर की म्यूटिनी पे ये एक बड़ा रीजन बनता है लड़ाई का। 1844 में आप देखोगे बंगाल आर्मी के सेपॉयज को बहुत दूर सिंध में भेजा जाता है, जिसकी वजह से जैसे बर्मा के अंदर भेज दिया जाता है। और उस समय समुद्र को पार करना अपनी कास्ट को खोने जैसा था। उसको कास्टलेस मान लेते थे कि तुम हमारी जाति के नहीं हो अगर तुमने समुद्र को पार कर दिया तो। यानी जो ये सोल्जर्स थे, इनके रिलीजियस बिलीफ और इनकी सर्विसेज जो इनको दी जाती थी करने के लिए, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगा था। और फिर मैंने आपको बताया ये सोल्जर्स तो थे, लेकिन इनके पेरेंट्स एग्रारियन लैंड से, यानी कहीं ना कहीं एग्रारियन लाइफ, कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। जब इन कृषि के लोगों को इतना ज्यादा परेशान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेती है, तो ये सोल्जर और भी ज्यादा खफा हो जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा के साथ इतना बुरा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब लड़ाई थी। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट म्यूटिनी होती है आप देख लो। बंगाल में 1764 में होती है, वेल्लोर म्यूटिनी होती है, वो मैंने टर्बन वाला इशू बताया आपको। 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट 1824 में म्यूटिनी करती है। ठीक है, ग्रेनेडियर कंपनी असम के अंदर रिवोल्ट करती है। इंडियन रेजिमेंट शोलापुर की 1838 में। ये आपको सब याद नहीं करने हैं, जो याद करने का होगा वो मैं बताऊंगी। अब जितनी भी ये पीपल अपराइजिंग थी, इनकी वीकनेस क्या थी? जितने भी हमने इतने सारे अपराइजिंग पढ़े, अहोम रिवोल्ट पढ़ा, वहाबी पढ़ा, कूका पढ़ा, पैका पढ़ा, ठीक है, ये संथाल पढ़ा, खासी पढ़ा, खोन्स पढ़ा, ये जितने भी अपराइजिंग हम लोगों ने पढ़े हैं, इनमें वीकनेस क्या थी? एक तो ये लोकलाइज्ड थे, किसी छोटे से एरिया के अंदर ही हो रहे थे और अलग अलग समय पे हो रहे थे, सब अलग अलग रीजन में, यानी लोग जुड़ नहीं सके। पहली प्रॉब्लम। थोड़े से लोगों को सप्रेस करना तो आसान है, अब उसी समय में यहां भी लड़ाई हो रही है, यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, फिर उनको सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? आज यहां लड़ाई हो रही है, इनको सप्रेस कर दिया, कुछ दिन बाद यहां लड़ाई हो रही है, फिर इनको भी सप्रेस कर दिया। तो अलग अलग समय पे अलग अलग रीजन में लड़ाई हो रही है। दूसरी, लड़ाई की वजह लोकल ग्रीवांस थी। नेशनल एजेंडा किसी का भी नहीं था, लोकल इनके दुख थे, सभी के दुख अलग अलग है। फिर लीडरशिप जो थी इनकी, वो सेमी फ्यूडल थी। किसी राजा ने, किसी भी आप देखोगे कोई भी राजा जो किंग है, वो इनका साथ नहीं दे रहा है। इनका साथ कौन दे रहा है? ट्राइबल चीफ दे रहे हैं। इनका साथ कौन दे रहा है? कोई जमींदार दे देता है, अगर उसके जमींदारी राइट्स उनसे ले लिए जाते हैं, या कोई फोर्ट को संभालने वाला किलेदार इनकी अगुवाई कर रहा है। किसी राजा ने कभी भी सामने आके इनको एक सूत्र में नहीं बांधा। फिर इनमें से किसी में भी नेशनल इंपल्स नहीं था। सब अपने अपने रीजन की वजह से अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। फिर क्या प्रॉब्लम थी? Those who were not so uncooperative or obstinate were pacified through concessions by the authority। अब क्या हो रहा था? जो बहुत ज्यादा, जिनके अंदर यूं था कि ठीक है हमें क्या है, बस हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत कंसेशन देके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ पैसिफाई कर लिया, अपनी तरफ से उसको शांत कर दिया कि ठीक है तुम्हें क्या चाहिए, ये ले लो, 10 रुपये ले लो या 5 रुपये ले लो। उदाहरण दे रही हूँ मैं कि ठीक है ना, जैसे कोई ज़्यादा भड़कीला नहीं लग रहा, स्वार्थी तरीके के लोग होते हैं जो, उनको क्या कहा जाता है, अच्छा ठीक है तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो कहेगा भी मैं तो पैसे नहीं दूंगा। कह रहा ठीक है तू मत दे, कोई बात नहीं, 4 रुपये नहीं दे सकता ना, 2 रुपये दे दे, मतलब कुछ कंसेशन दे दे के उनको शांत करवा दिया। फिर जो इनके मेथड्स थे लड़ाई करने के, या जो इनके आर्म्स है फाइटिंग करने के, वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। और इनको लड़ाई किससे करनी है? इनको लड़ाई करनी है मॉडर्न वेपन्स से, स्ट्रैटेजी वाली आर्मी से। ठीक है, स्ट्रैटेजी वाली आर्मी से इन लोगों को लड़ाई करनी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स 1857 से पहले रिवोल्ट्स में हुई, और कहीं ना कहीं ये सब रीजन इन छोटे छोटे रिवोल्ट्स के फेलियर का कारण बनती है। बहुत बार भारतीयों ने कोशिश की अंग्रेजों को बाहर निकालने की, लेकिन एकजुटता ना होने के कारण इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा।
तो उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर 6 समझ आया है। मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर अब मैं कैसे सेग्रीगेट करूंगी, वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई है, ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई है, इनके चीफ कौन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन सी हुई है, नॉर्थर्न इंडिया में कौन कौन सी लड़ाई हुई है, इस तरीके से मैप के अंदर मैं लोकेट करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन एरिया वाइज आते हैं। और कम्युनिटी सेक्शन में अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूं मैं किस तरीके से क्वेश्चन 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया है। अगर अच्छी लगी है वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।